नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं तो एक हफ्ते से अज्ञातवास में था और एक ऐसी जगह पे था जहां ना मोबाइल की रेंज थी, ना इंटरनेट था। थे तो बस पहाड़, जंगल, नदियाँ और हमारी तन्हाइयाँ। तो पीछे से भारत में क्या हुआ है ये त्यागी जी की नज़र में था, तो सीधा इनके पास चलते हैं कि मेरे अज्ञातवास में रहने के दौरान भारत कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ सर एक हफ्ते में। बिल्कुल, आपने अपने समय का बढ़िया सदुपयोग करा। भारत में जो कुछ हो रहा था पहले वही कंटिन्यूटी में चलती रहती चीज़ें, यहाँ कुछ नया नहीं होना जी। नया सिर्फ वैश्विक स्तर पे ही हुआ कि मेलोनी ने ट्रंप को डांट दिया। ओ, आजकल ऐसी खबरें भी बन जाती हैं ना। अब रिश्तेदारी तो हमारी थी उनसे, भारत वालों की खास, है ना। और बात शुरू होगी ट्रंप वर्सेस मेलोनी की, तो हम उसमें भी अलग थलग पड़ गए। तो पहले तो ईरान की और उसकी डील हो रही थी अमेरिका की, उसमें अलग थलग पड़े थे हम। और अब ये नितांत व्यक्तिगत और प्रेम का मसला था, इसमें भी हम अकेले पड़ गए। इस बीच में जो तरह तरह के मीम्स आ रहे हैं, उसमें मोदी जी के आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो गाने इस तरह के गा रहे हैं। अब हम भारतीयों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई हमारे साथ हंस के बोल ले तो हम रिश्ते जल्दी जोड़ लेते हैं। ये देश गंभीर हो गया ये सोच के कि शायद बेशक मोदी जी से कोई शिकायत हो, लेकिन मेलोनी को हम उसी रूप में देखने लगे। अच्छी बात है, लेना देना ही नहीं है जबकि। हाँ, हम इतने भावुक लोग हैं, पर उनसे हमने रिश्ता जोड़ लिया। बेशक मोदी जी से ना जुड़ा हो उतना, तो अब हमें ये लगा कि ट्रंप ने जो अपमान किया है मेलोनी का, वो भारत का अपमान है, वो उस मेलोडी टॉफी का अपमान है। हाँ, चूंकि मेलोनी तो हमारी हैं और उधर मोदी जी कहते हैं कि भाई ट्रंप भी हमारे हैं। और बीच में उन्होंने जो उनसे बात करी बार बार 6 बार हिज एक्सीलेंसी करके, तो भला उस ट्रांसलेटर का कि उसने उसका मिस्टर प्रेसिडेंट कर दिया। तो ये जो नाटक पहले चलते रहते थे वो अब भी चल रहे थे एक हफ्ते से। तो आपने अपने समय का बड़ा अच्छा प्रयोग किया, पहाड़ों में, जंगलों में रहे, ज्ञातवास में रहे, नेचर के करीब रहे, उनको समझने की कोशिश करी। सुकून तो वहीं है जी, ठीक है ना। अब हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में प्रधानमंत्री के जो आदेश हुए थे, निर्देश की 1 साल विदेश यात्राओं पर मत जाना, उसकी धज्जियां उड़ाई गई जम के। यहाँ मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष प्रधानमंत्री के आह्वान पे काम ना करे, समझ में आता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अधिकारियों का गीता मनीषी जी के नेतृत्व में वहाँ पहुँचा, जापान में, ठीक है। यहाँ भी कॉमनवेल्थ के कहाँ के वो कुछ लोग आए थे, यहाँ भी काम सारे हो रहे थे। उधर से भाजपा की जो मनोनीत अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी रुक नहीं रही है लगातार इधर से उधर तक। रिजल्ट कुछ नहीं है, नो प्रोडक्टिविटी, हाथ पांव मारने में कोई कसर नहीं और मिलता किसी को कुछ नहीं। एक बड़ा डेवलपमेंट वो कल का था कि कॉकरोच पार्टी ने कल फिर प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, और कल उन्होंने हिम्मत दिखा के कह दिया कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं। किसी भी विरोध की, रेजिस्टेंस की पहली शर्त यह है कि आपने सरकारी आदेशों की अवहेलना करनी है। अब उसके एवज में सरकार आप पे जुल्म ढाए, आपको डंडे मारे, आपके पानी बरसाए, तो उसको सहने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी लोगों में आपकी साख बनती है। ये बात शायद हमने पहले भी कही थी, तो शायद अभिजीत दीप के पे असर हुआ और जंतर मंतर पे अच्छी खासी भीड़ जुटी, और वो शायद अभी तक भी जुटी हुई है। तो ये देश, मुझे धर्मेंद्र जी लगता अभिशप्त है कि हम बस ऐसे ही अपना समय पास करते रहेंगे। और उधर जिन देशों में है कुछ करने की तलब ललक, तो वो बढ़ ही रहे हैं आगे, है ना। ईरान देख लो सर आप, वही मैं कह रहा हूँ कि छोटे से ईरान ने सारे भ्रम तोड़ दिए और उसने पूरी टक्कर ली अमेरिका से, अपनी शर्तों पे संधि की। और हम कुछ कह ही नहीं पा रहे। हम 3 लोगों का मर्डर किया अमेरिका ने, हमारे बिल्कुल कत्ल किया एक तरीके से, और हम कुछ कह ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। और हमारे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ट्रंप ये कह रहा है कि ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ गेम है, चलता रहता है। तो भारत की प्रतिष्ठा तो भक्तों की नज़र में तो डंका बज रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन चिंता ये इस बात की है कि भारत का हर एक सचेत नागरिक, जिसमें थोड़ी भी समझ है और स्वाभिमान की भावना है, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हमारी वो कर रहा है और हम रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे किसी भी स्तर पे। और इस बीच राहुल गांधी कोटा गए थे,
मुश्किल रास्ता है वैसे। इस देश में कुछ फर्क पड़ता है इन चीजों से राहुल गांधी देखिए, लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राजयोग नहीं है। बहुत लोग खुश ये हो मैंने जाते आज ही फेसबुक पे देखा, कोई ज्योतिषाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की कुंडली में राजयोगी वो मैंने ही डाली थी पोस्ट। अच्छा। तो उसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कौन है, मैं ऐसे बहुत हैं, तो ना कहीं राजयोग नहीं है तो मुश्किल है उनका बनना। मैंने मुश्किल के फिर तो असंभव होना चाहिए। मुश्किल नहीं कर दो, मुश्किलें तो आसान कर देंगे। राहुल गांधी तो इस नेचर का आदमी की कर देगा। बोले राहुल गांधी की राजनीति सफल नहीं है। अब मैं ये पूछता हूँ कि जब नेहरू के टाइम में 3-4 इलेक्शन तक तुम्हारी टोटल 10-12 सीटें आई, तो तुम्हारी राजनीति विफल थी क्या? राजनीति के सफल या विफल होने का पैमाना अगर चुनाव है, तो वो विफलताएं तो तुमने बड़ी झेली हैं। 84 में आप 2 सीटों पर रह गए। तो राजनीति सफल या विफल इस आधार पर नहीं होती कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बात यह है कि उनकी राजनीति कितनी सार्थक है, जो उन्होंने कोटा में सिद्ध किया। इस देश को उन्होंने ये बताया कि IIT और MBBS की तैयारी करने वाले PMT के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो उतना बजट खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से जितना सरकार का बजट है एजुकेशन का। कितनी गंभीर बात है कि जो जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए थी वो लोग निजी क्षेत्रों से ले रहे हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं देखते हुए कौन सक्रिय हुआ कोचिंग इंडस्ट्री में? बाबा रामदेव आ गए। तो आपदा में अवसर देखने वाले लोग हैं। तो मोदी जी ये चीज तो दे रहे इस हिंदुस्तान को, रास्ते तो बता रहे हैं कि कहाँ से माल आ सकता है और इकट्ठा करो। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, वो जस की तस है। आज नीट का पेपर रीओपन वो हुआ है, री नीट। तो अब पहले ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश की सरकार ही नीट करवाने में जुटी है। नहीं तो ये रूटीन प्रोसेस है हर साल। दुर्भाग्य ये है कि ये जिस देश की लीडरशिप ये तय नहीं कर पा रही कि जो फेलियर हुआ है पेपर लीक का, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। 2018 में बाकायदा संसद में बजट भी पेश किया गया था और ये कहा गया था कि जो IIT वगैरह इंस्टीट्यूट्स हैं ये ठीक से नहीं करा रहे इस परीक्षा को, इसलिए हमने NTA नेशनल टैलेंट एजेंसी बनानी है। अब आप जिम्मेवारी उसके सिर पर क्यों नहीं डाल रहे जब वो बार बार विफल हुए हैं? तो ये सरकार जवाबदेही से बचती है। और अब ये जो नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने सीधे सीधे ये नारा दिया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं देगा जी, मुझे नहीं लगता कोई भी इस्तीफा देगा। और हमने पहले भी कहा धर्मेंद्र जी कि इस्तीफा तो इस मुद्दे पर अगर देना तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि हर बात की, हर सफलता का श्रेय वो लेते हैं, झूठा सच्चा। तो विफलता का श्रेय भी तो उन्हीं को लेना चाहिए। लेकिन इस्तीफा वहां भी नहीं देंगे। तो पूरी तरीके से लोकतंत्र से जवाबदेही गायब हो गई है। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं रही। जज नेता साथ में बैडमिंटन खेल रहे हैं आराम से, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो मजे ले रहा है वो मजे ले रहा है, उससे पूरी छूट है। और इस बीच एक और बड़ी कांड हुआ कि झारखंड में कांग्रेस के सांसद राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन होने के बावजूद भी नहीं जीत पाए। चूंकि वहाँ अंबानी जी का प्रतिनिधि था चुनाव लड़ने वाला, तो वो जीत गया। एक चमत्कार हो सकता था, अगर वो चुनाव हार जाता तो शायद हिंदुस्तान को राहत मिलती कि भी साधन संपन्न आदमी, धन कुबेर, जिसके पास खरबों की जायदाद है, वो भी चुनाव हार सकता है। लेकिन हम बार बार इस विश्वास को पुख्ता कर रहे हैं, भरोसे को, कि अगर आप साधन संपन्न हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और विजय श्री आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो धर्मेंद्र जी, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। अब हम दोनों मिलकर देखेंगे भारत कहाँ जा रहा है अगले हफ्ते में। बल्कि ये ज़्यादा जिम्मेवारी मैं आप पर डाल दूंगा कि अब मैं रेस्ट कर लूँगा। मैं उसको पढ़ रहा था, एक वो सुन रहा था पॉडकास्ट, ये जो संजय राउत हैं शिवसेना के, ये कपिल सिब्बल के साथ एक पॉडकास्ट में बता रहे थे कि उन्होंने एक दौर में, बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पे अमित शाह की मदद की थी जेल से बाहर आने में। और अब हाल ये है कि शिवसेना के सारे सांसद इन्होंने तोड़ दिए। शिवसेना में अब अमित शाह ये कह रहे शिवसेना में सिर्फ सेना बची है, बाकी कुछ नहीं बचा। शिव गायब हो गए। हाँ जी। शिव क्या, अब शिव में से भी कुछ मात्रा एक हटेगी, शायद शब ना रह जाए हमारा। तो सर जिस तरीके से शब बचा, विपक्ष खत्म हो रहा है और ये देश जैसी करवटें बदल रहा है, उस हिसाब से तो फिर वो जो आचार्य जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुंडली में राजयोग नहीं है, वो सही बात है। अब मोदी जी के अलावा किसकी कुंडली में राजयोग है? ये जो लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इनकी, ये बेचारे पप्पेट हैं सर, कुछ भी नहीं है। तो ये राज में तो बैठे, पर योग कहाँ है इनका?
देखिए, राजयोग ऐसी चीज है, एक तो हमारा देश ना, पता नहीं आज भी हम ज्योतिषों के चक्कर में रहते हैं, उनकी भविष्यवाणी को गंभीरता से लेते हैं। और सबसे दुखद पहलू यह है कि जो जैसे आईटी सेल काम करती है, वैसे ही एक ज्योतिषों की और पामिस्ट्रों की भी एक लोग पूरे लगे पड़े हैं। उनको ये लग गया है कि अगर तुम्हें कुछ भी जीवन में सफलता हासिल करनी है या आर्थिक लाभ लेना है तो सरकार की चमचागिरी करके, चापलूसी करके ही होगी। और उसका एक तरीका ये है कि लगातार निरंतर आप विपक्ष को गाली देते रहो, है ना, और ये बताते रहो, ये माहौल बनाते हैं कि जो 2029 का 34 में भी वही आएंगे, ताकि लोगों में एक निराशा फैलती रहे कि यार जब उनके ब्रेन में ये बात फिट कर दो, है ना। हाँ, तो लेकिन राजनीति इतनी सहज नहीं होती। राजनीति में जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो स्वतः संचालित होती हैं। कहाँ का असर कहाँ जाके पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। हाँ, राजनेता हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं कि वो अंतिम दम तक सत्ता उनके साथ रहे। तो वो मोदी जी भी कर रहे हैं, शाह भी कर रहे हैं, और पूरी भाजपा कर रही है, तो ये करने का उनको अधिकार भी है। अब नहीं, जिस तरीके से वो बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं संसद में, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि बहुत लंबी प्लानिंग है उनकी। नहीं, वो तो बहुत शर्मनाक है। और प्लानिंग, देखिए, प्लानिंग तो वो कुछ भी करेंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से, विशेषकर मोदी जी से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो ये चीजें नहीं करेंगे, तो वो सब कुछ करेंगे, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मंडी के माल की तरह हो गए हैं सांसद जी को, अब जितने मर्जी चाहे तोड़ लो। तो लोक लाज पूरी तरह से बेच खाई है, ठीक है ना। देश में धेले की इज्जत ना हो, विदेशों में आपका लगातार अपमान हो रहा है, आप असुविधाजनक प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, जवाबदेही से बचते हैं, प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से बचते हैं, और जब ऐसी स्थिति आती तो आप मौन धारण कर लेते हैं बैठ के। अभी राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ सर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताओ। इसकी जिम्मेवारी जिन्होंने लेनी चाहिए उनको बचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। आज तक 12-14 दिन हो गए शायद, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। क्या ये संभव है कि बिना FIR आपकी रिकवरी हो रही है, पैसे मिल रहे हैं? जब पैसे मिल रहे हैं तो आपने ये मान लिया ना कि अमुक के घर से ये पैसा मिला है 10 लाख रुपए, तो उसने चोरी की है, तो आप उस पर FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे? तो सारा का सारा RSS फैमिली और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप उनको बचाने पर लगी हुई है, चंपत राय को बचाने पर लगी हुई है। कह रहे हैं चंपत राय निर्दोष है, कह रहे हैं, वो तो नृपेंद्र ही कह रहे हैं। हाँ, कि व्यवस्था में खामियां थी, लेकिन चंपत राय का क्या दोष है? हाँ, नृपेंद्र भी उसी कैटेगरी के। असल में क्या है धर्मेंद्र जी, सनातन के नाम पे जो बड़ा एक षड्यंत्र हुआ है कि जितनी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, ये है, इन पर RSS का कब्जा हो गया। अयोध्या का राम मंदिर पूरी तरह से इस समय संघ के नियंत्रण में है। संघ के चिंतक और विचारक जो इसमें आते हैं आपके टीवी स्टूडियो, गुजरात के बहुत सारे लगातार बचाव कर रहे हैं उनका, है ना। और ये धर्म जो है एक नई इंडस्ट्री के रूप में उभरा है। आपको अगर एक समानांतर सत्ता चलानी है और जनता के पैसे से चलानी है, लेकिन चलानी इनडायरेक्ट है, तो उसके लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। मंदिर खोल। हाँ, अब इनको चंदा शब्द पे आपत्ति है, इनको कहा कि चोरी हुई है, चोरी शब्द पे आपत्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चंदे को क्या कहना चाहिए इनकी नजर में? इनकी तो भाषा ही अलग है, शायद योगदान कहना चाहते होंगे, या आपने इसलिए चंदा दिया कि आपको इससे पुण्य मिलेगा। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि जो राम को लाए हैं वो वही चंदा चोरी कर रहे हैं। हाँ, तो राम को इसीलिए तो लाए थे। राम को इसीलिए तो लाए थे। मतलब कहाँ है, सजा क्यों नहीं दे रहे इनको? नहीं, ये तो हमने कहा ना कि भगवान सजा देते हैं। भगवान भी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं इस दौर में आकर, तो उन्हें भी लग रहा है कहाँ पंगा ले लिया इससे। तो भगवान कहते हैं कि भैया अभी तुम्हारा अपना मसला है। अब ये देखो, जिस समय अयोध्या के मंदिर में एक दृश्य मैंने देखा था, किसी ने कहा चंपत राय से कि ये जो लग रहा है यहाँ दरवाजा, ये चांदी का है। तो उन्होंने उस समय ये कहा, 2-3 साल पहले की बात है, कि कहाँ अयोध्या में ये लगा दिया, लोग उखाड़ के ले जाएंगे। अब ये क्या पता था, मतलब अयोध्या की छवि ये रही है, तो छवि के अनुरूप हो रहा है जो कुछ हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी साजिश ये है कि आप बचा क्यों रहे हो उनको? हाँ, मतलब अगर चोरी की पकड़ो, जेल में डालो सबको। भाई, अगर नृपेंद्र मिश्रा उस ट्रस्ट में थे तो जाहिर सी बात है वो नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में थे। नृपेंद्र मिश्रा कोई शंकराचार्य हैं, साधु हैं, संत हैं, क्या है? नहीं, तो उनको क्यों जिम्मेवारी दी गई? और वहाँ कोई अनिल मिश्रा नाम का आदमी है, कोई टिन्नू नाम के आदमी, ये जितने चोर उचक्के डकैत वहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनके खिलाफ आपकी हिम्मत नहीं हो रही है आप FIR दर्ज करा लें। तो सीधा सा संदेश ये जाता है कि सत्ता के संरक्षण में तमाम चीज़ें हो रही। और मेरे ख्याल से राम मंदिर से एक नया रास्ता खुला, बाकी और मंदिरों के भी पे नंबर आएगा।
अब भक्तों के बीच में आप कहोगे तो साहब आप किसी मंदिर को लेके या चर्च को लेके तो बात नहीं कर रहे, है ना। तो ये तो सनातन का द्रोह है। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को परशुराम का नाम लेने का हक नहीं है, क्योंकि वो तो सनातन द्रोही है। अब ये तय करेंगे कौन सनातन द्रोही और कौन नहीं। एक लड़का तिवारी है सर, उसका इनकाउंटर हुआ है, उसने सरेंडर बिहार कर में। दिया था। हाँ, वो थोड़ा रेबल प्रवृत्ति का आदमी था और जनता के मुद्दे उठाता था। थोड़ा रास्ता भटक गया, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद इनकाउंटर कर दिया। तो उसको पुलिस ने कह दिया कि मानसिक रोगी है और हम इलाज के लिए ला रहे थे, और इसने जो है वो उसमें तो दिखाया उसने कि वो फेंक दिया था हथियार अपना, जो पिस्तौल थी, उसके बावजूद मारा है। तो ये तो चलता है। जैसे ट्रम्प गंभीरता से नहीं लेते, वो तो ये तो चलता रहता है। तो ये भी चल रहा है हिंदुस्तान में, खासतौर से बिहार में। और जब वहाँ ऐसा मुख्यमंत्री हो गया कि जो सब्जेक्ट विषय विशेष की जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, तो अब आपको बिहार को सतर्क रहना पड़ेगा। आज वो निशांत कुमार योग भी कर रहा था, है अच्छा, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत, हाँ, वो आज योग भी करते दिखाई दिए। तो लोग उनके, अब दिक्कत ये हो गई है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, फोटो में भी आना है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि जो कुछ करते हैं वो चर्चा में आ जाता है। अब वो वैसे तो शारीरिक रूप से इतने कमजोर है, उन्हें योग जैसी गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए कि वहाँ अगर वो गिरा जाए, चूंकि वहाँ तो पता नहीं चलता ना किस उंगली से कौन सी पैर की उंगली पकड़नी है और क्या करना, उल्टे सीधे काम है वहाँ तो अगर उसमें कोई हादसा हो गया तो उसको डिस्क्रेडिट भी नहीं कर सकते कि किसकी वजह से हो गया। तो ये तो अब नीतीश जी उनके पिताजी हैं, उनकी स्थिति भी सामान्य नहीं है, दोनों की खराब है। अब बाप ही बेटे का गायब हो गए जी, वो राज्यसभा के सदस्य बनने में पता ही नहीं है कहाँ है, सारे गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। अब अखिलेश यादव को डराया जा रहा है कि अब तेरी पार्टी का नंबर है, यानी 350 का आंकड़ा तो शायद वो पूरा जल्दी कर लेंगे। नंबर तो सबका आएगा जी, हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल नंबर तो सबका आएगा, है ना। तो मुझे तो इस देश में केवल 2 ही लोगों से उम्मीद है, सुब्रमण्यम स्वामी से और मधुकेश्वर से। पता चले दोनों किसी दिन गायब हो गए। गायब नहीं होंगे वो गायब नहीं होंगे। आपको बड़ा भरोसा है? मुझे भरोसा इसलिए है कि उन्होंने ये बता दिया कि अगर ये गायब हुए तो तुम गए। खुले आम कहते हैं वो कि अगर जैसे लिख के बैठ जाता ना आदमी पर्ची रख के कि अगर मैं मरा तो मेरी मौत के जिम्मेवार फलाना होगा ढिमकाना होगा, तो वो डर उन्होंने कायम कर दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने और उस लेडी ने, मधुकेश्वर ने। और उनसे प्रेरणा पाके शायद कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। वैसे इस पूरी कवायद में मुझे लग रहा है ईरान आने वाले समय में एक अच्छा उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, क्योंकि हॉर्मुज पे कंट्रोल उसका ऐसे ही हो गया सर, जैसे राजा की जान तोते में होती है ना, ऐसे ही उसने नियंत्रण। देखिए जापान को तबाह किया था अमेरिका ने और जापान उभर गया, बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बना। तो ईरान भी उसी रास्ते पे चल रहा है, तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था वो बन जाएगी। अब आप ये बताओ कि आप हिमाचल में जो अज्ञातवास में थे, वहाँ का कुछ पौधों का, नदियों का, पक्षियों की आवाज़ों का वर्णन आप कर दो। बाकी हमारे यहाँ तो ये चूं-चां चली रही थी, बहुत असीम शांति थी सर वहाँ पे। और मैंने घंटों पक्षियों की आवाज़ें सुनी, चूँकि नेटवर्क ना था नहीं तो मोबाइल की तरफ तो देखा भी नहीं एक हफ्ते तक, और बहुत शांति महसूस की, बहुत ध्यान किया वहाँ पे, और नेचर के ज़्यादा कनेक्ट हुआ। और ये लगा भी नहीं कि ये लग रहा कि अंधी एक दौड़ में शामिल हैं हम कहीं पे, वहाँ जाके पता लगा जिंदगी है, एक ठहराव है, खुद के बारे में झांकने का मौका मिला और काफ़ी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके। अब हाल ये है कि जैसे कल पहुँच गए थे लेकिन फ़ोन को हाथ नहीं लगा पाया मैं, तो अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने फ़ोन देखा भी नहीं क्या चल रहा है, तो एक कनेक्ट तो हुए। लेकिन एक चीज़ मुझे पहाड़ों में भी नज़र आई जी, कि वहाँ भी पॉलीथीन, प्लास्टिक और कचरा इतना मतलब ले जा रहे हैं और उसके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पहाड़ भी पोल्यूटेड हो चुके हैं। तो आने वाले समय में ये जो हमारे यहाँ जो हाल है वो सेम पहाड़ों में भी होगा, क्योंकि वहाँ से तो यहाँ तो क्या रिसाइकिल भी हो रहा है, लेकिन पहाड़ पे तो जो एक कचरा पहुँच गया एक बार, वो कचरा वहीं रहता है हमेशा के लिए, तो वो पहाड़ भी गंदे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए शायद आपके पर्यावरण मंत्री आपको आपकी बात सुन लें कहीं। बाकी तो सारा वातावरण प्रदूषित है ही, अगर पहाड़ भी चले गए ऐसी नाराज हो गए हमसे तो बड़ा कहर ढोना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे
काफ़ी एक बंदा मिले मुझे, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो, और वो पहाड़ में कुछ कुछ खोदते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या खुदाई कर रहे हो आप? तो एक करीना पीक है, उसके ऊपर रहते हैं वो। अच्छा। एक कमरे के सिंगल उसमें पत्थरों के बना के। तो उन्होंने कहा कि सोना खोज रहा हूँ। सोना? अच्छा। तो उनकी भी एक स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग, बताइए। तो वो कहते थे कि मैं जवानी के दिनों में मुंबई गया था और मैंने एक अपराध किया और उसमें काफ़ी सारे सोना लूटा, और मैंने यहाँ आके इस करीना पीक पे कहीं दबाया वो सोना। अच्छा। फिर पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, मैं अरेस्ट हुआ, मुझे 10 साल की सज़ा हुई। सज़ा होने के बाद मैं यहाँ आया तो मुझे वो सोना, वो जगह भूल गया मैं। अच्छा। तो तब से पहाड़ की चोटी पे रहता हूँ और ये दिन भर खुदाई करता रहता हूँ। विश्वास है कि मैं एक दिन इस सोने को खोज लूँगा। मैंने कहा उस जो सोने ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब उसको खोज के क्या करोगे? बोले देखो ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही ली, तो जब खोजूंगा तो उसको पहाड़ों में किसी नेक काम में उस सोने को लगाना चाहूँगा। तो फिर मैंने ऐसे मजाक में कहा कि बाबा कोई आपने यहाँ के लोगों को सुनाने के लिए ऐसी कोई कहानी गढ़ तो नहीं रखी है ये? तो वो बहुत जोर से ऐसे ठाका मार के बोले गढ़ भी रखी हो तो भी क्या नुकसान है, टाइम पास तो हो ही रहा है। नहीं देखिए, सीनियर सिटीजन्स का अलग याद में भी एक किस्सा सुना दूँ। मैंने आज ही वो खबर पढ़ी कि एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ अभी रिटायर नहीं, वो प्रोफेसर हैं। तो वो उनको मेट्रो पे छोड़ने जाते हैं दिल्ली में, फिर उसके बाद घर नहीं लौटते। वो तभी लौटते हैं जब उनकी बीबी के आने का टाइम होता है, और उन 6-7 घंटों में वो लगातार इस मेट्रो से उस मेट्रो में, उस मेट्रो से उस मेट्रो में लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो ये एकाकीपन है सीनियर सिटीजन्स के जीवन में, तो ये संकट बहुत बड़ा आने लेकिन वाला है। टाइम पास का अच्छा जरिया खोज रखा है जी। हाँ। और ना कोई किराया लगना है ना। तो भाई पहाड़ों को भी संभालना है और अपने बुजुर्गों को भी संभालना है, और उनके साथ बैठना उठना बहुत जरूरी है, बातचीत करते रहिए। धर्मेंद्र जी तो पहाड़ों से और पक्षियों से बात करने लगे, तो ये अच्छी खुशी की बात है। हमारे दर्शक तो मोस्टली पारिवारिक लोग हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, अपने परिवारों के साथ बैठते उठते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। बुजुर्गों की चिंता ही रखनी चाहिए सर, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल वैसे भी पितृ दिवस है, फादर्स डे। मैंने भी एक पोस्ट डाली थी कि 57 साल मेरे पिताजी का साया मेरे सिर पर रहा, और एक चीज़ जो बिल्कुल ओरिजिनल थी कि जब भी मैं गांव जाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो एक पल के लिए कि वो मूड़े पे बैठे हुए हैं, और फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, वो नहीं है। उसी पोस्ट पे किसी ने कमेंट कर रखा था जी, एक भाई ने, संदीप ने, वो कह रहे हैं कि पिता की जो याद है वो उनके जाने के बाद ज़्यादा आती है। मतलब पिता जब होते हैं तब हमें उतनी परवाह नहीं होती है उनकी, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो लोग उनको, मतलब उनके जो औलाद हैं वो उनको ज़्यादा। दरअसल धर्मेंद्र जी, हम माता पिता का एक्सटेंशन है, विस्तार है, हम उनसे अलग है ही नहीं। हमारी उत्पत्ति तो वहीं से है ना, तो हमारे अंदर ही वो रहते हैं हमेशा, और आने वाली पीढ़ियां भी हमारे अंदर ही रहती हैं जी। ये ऐसे रिश्ते हैं, इससे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ भी व्याख्या करती रहे, लेकिन सच ये है कि जिनसे हम जीवन पाते हैं वो ताउम्र हमारे साथ रहते हैं, हमारे शरीर में, हमारे मन में, आत्मा में। हाँ, विस्तार पाए रहते हैं। तो पितृ दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और अपने पिताओं का, माताओं का और भी जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिएगा। धर्मेंद्र जी तो आपसे अपील करते रहते हैं, मुझे आज पहली बार मौका मिला है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।